हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का। अच्छे ही होंगे आप लोग और हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो इस तरह हमारा वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आप लोग का बीकॉम फाइनल ईयर का एक समझिए क्रैश कोर्स जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। कल एक वीडियो पड़ा हुआ था, आज दूसरा वीडियो है कंपलसरी क्वेश्चन का। तो पेपर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका कंपलसरी क्वेश्चंस। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन में आज का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है कि ग्रामीण विपणन क्या है। क्या है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रामीण विपणन क्या है। ये 4 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्रामीण विपणन के बारे में। ग्रामीण विपणन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग क्या होता है, ग्रामीण विपणन क्या होता है। देखिए ये ग्रामीण विपणन है, ये 2 शब्द से मिलकर बना, ग्रामीण प्लस विपणन। ग्रामीण का मतलब होता है गांव, ग्रामीण का मतलब गांव देहात क्षेत्र से होता है। और विपणन का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में हाट बाजार मेलों के माध्यम से जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, क्या किया जाता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या जीविकापार्जन के लिए छोटे छोटे गली चौराहों मेलों बाजारों हाटों वगैरह में वस्तुओं का जब क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीण विपणन कहा जाता है। ग्रामीण विपणन बड़े पैमाने पर देखे होंगे पूरे देश में होता है। हर जगह जहाँ ही 2-4 दुकानें, जहाँ ही चौराहे मिला वहीं 2-4 दुकानें पड़ गई, वहीं से मार्केटिंग हमारा शुरू हो गया। यहाँ तक छोटे छोटे गाँव में देखे होंगे छोटे छोटे दुकान वगैरह होते हैं। हर एक गांव में देखे होंगे एक बाजार लगता है जहाँ पर साग सब्जी फल फ्रूट्स या अन्य कोई आवश्यक सामग्रियाँ खरीदी बेची जाती है। ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि गांव में प्रतिदिन बाजार लगता है, हर गांव में अलग अलग दिन बाजार लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्रामीण विपणन कहा जाता है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिटा दे पहले ताकि क्लियर हो जाए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है टिकाऊ वस्तु और अटिकाऊ वस्तु में अंतर होता है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कि टिकाऊ वस्तु और अटिकाऊ वस्तु में अंतर। आइए इसको समझा रहे हैं। टिकाऊ वस्तुएं और अटिकाऊ वस्तुओं में अंतर, वस्तुओं में अंतर। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में बांट ले रहे हैं। एक और कर दे रहे हैं टिकाऊ वस्तुएं और एक और कर दे रहे हैं अटिकाऊ वस्तु। ध्यान दीजिएगा, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। टिकाऊ वस्तु क्या होता है, वह वस्तु जो लंबे समय तक चलता है, और टिकाऊ क्या होता है, वह वस्तु जो लंबे समय तक नहीं चलता। इन दोनों में अंतर करना बड़ा ही आसान है। पहला, ठीक है, जो टिकाऊ वस्तुएं हैं इनका जीवन काल
लंबा होता है। लंबा माने बहुत समय तक, 2 4 6 महीना, साल भर, 2 साल 6 महीना, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक चलता है। इसका क्या होता है? और टिकाऊ वस्तुएं, इनका जीवन काल कम होता है। कम का मतलब होता है बहुत अल्प समय के लिए होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, ठीक है। दूसरा अंतर आइए, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन ये भी ध्यान दीजिएगा, और यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करेगा और आता रहेगा। तो इसलिए कायदे से इसको पढ़ लीजिएगा, केवल हमारा लेक्चर सुन लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। टिकाऊ वस्तुएं का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप पक्का होता है। पक्का का मतलब होता है खराब होने वाली प्रकृति का नहीं होता। जैसे मान लीजिए फ्रिज है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल्स है, फर्नीचर्स वगैरह हैं, ये मतलब बनते हैं तो कुछ समय तक चलते हैं। और जो अटिकाऊ वस्तुएं हैं, इनका जो स्वरूप होता है, क्या होता है? स्वरूप जो होता है ये कच्चा होता है। कच्चा का मतलब होता है बहुत अल्प समय के लिए। जैसे साग सब्जी फल फ्रूट, ये क्या होता है? लंबे समय तक नहीं चलता, ठीक ना। ऐसे खाने पीने में आ जाइए, जैसे हम खाना जब बना देते हैं, भोजन बनकर तैयार हो जाता है, तो वो टिकाऊ एक तरह से होगा, क्योंकि बहुत जाएगा, 2 4 घंटा जाएगा, 5 घंटा, 1 दिन जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। और अटिकाऊ बनाने से पहले जो कच्चा रॉ मटेरियल है, जैसे चावल दाल ये सब है, ये थोड़ा टिकाऊ है, मतलब ये 2 4 महीना चल जाएगा, 6 महीना चल जाएगा। तो वस्तुओं में है उसी तरह फ्रिज टीवी रेफ्रिजरेटर, ये क्या है? टिकाऊ वस्तुएं हैं। और साग सब्जियां फल फ्रूट्स वगैरह क्या? टिकाऊ वस्तु। अगला है टिकाऊ वस्तुओं का व्यक्ति उपयोग, इसका उपयोग लंबे समय तक करता है, लंबे समय तक करता है, और इसका उपयोग कम समय तक करता है, कम समय तक करता है, ठीक है। कन्फर्म? ये तो एकदम आसान है। अगला, जो टिकाऊ वस्तु है उसे क्रेता की इच्छा पर खरीदा जाता है, इच्छा पर खरीदा जाता है। और जो अटिकाऊ वस्तु है यह आवश्यकता या जीवन के लिए खरीदा जाता है। मतलब टिकाऊ जो वस्तुएं हैं कि वो एक तरह से विलासिता की वस्तु है, वह किसी की इच्छा होगी खरीदने वाले की, हाँ हमको मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, तो वो लेगा। वो पूर्ण रूप से सामर्थ्य होगा, उसकी इच्छा होगी, बहुत मनोकामना होगी तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन अटिकाऊ वस्तु है वो उसकी मजबूरी है, एक टाइम सब्जी नहीं है तो वो उसका हालत खराब हो जाएगा, ठीक ना। अर्थात उसे खरीदना एकदम आवश्यक है, भले चाहे सस्ता सब्जी खरीदे चाहे महंगा सब्जी खरीदे, लेकिन खरीदेगा। तो ये उसकी आवश्यकता उसके जीवन पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्या है? जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं इसका मूल्य अधिक होता है, और अटिकाऊ वस्तुएं होती हैं उसका मूल्य क्या होता है? कम होता है ना। अगला, जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, ध्यान दे रहा है, लंबा हो रहा है, इसको इसके क्रय को टाला जा सकता है, टाला जा सकता है। मतलब हमको मोबाइल लेने की आवश्यकता है, चलो आज नहीं लेंगे, 10 दिन बाद लेंगे, पैसा होगा तब लेंगे, तो इसको हम टाल सकते हैं। लेकिन अटिकाऊ वस्तु को टाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमें अभी बताया कि अभी सब्जी की आवश्यकता होगी तो हमको लेना ही लेना है। बहुत कर सकते हैं 1 घंटा लेट से नहीं, लेट से ले सकते हैं, लेकिन आज ही लेना है उसको। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे वीडियो को ध्यान दीजिएगा, कायदे से पढ़िएगा,
बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेक्चर सुनकर ही काफ़ी क्वेश्चन आपको कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अगला देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन है स्कंद विपरी के कार्य बताइए। क्वेश्चन क्या है? स्कंद विपरी के कार्य लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्कंद विपरी की कार्य मतलब शेयर मार्केट के क्या कार्य बताइए। शेयर मार्केट क्या काम करता है? कल के वीडियो में बताए थे शेयर मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पे अंश और ऋण पत्रों प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर बाजार कहा जाता है। शेयर, लेकिन इस क्वेश्चन में शेयर बाजार का कार्य पूछा। शेयर बाजार क्या करता है? नियमित एक बाजार की स्थापना करता है, मतलब ये कंटिन्यू रहता है, ये नहीं कि आज चला कल नहीं चला। यह हर देश में नियमित एक बाजार का निर्माण करता है जहाँ पर प्रतिदिन दिन में हजारों बार शेयरों को खरीदा और बेचने का कार्य किया जाता है। दूसरा है शेयर बाजार होता है वह पूंजी की तरलता प्रदान करता है, मतलब कि एक बड़ी पूंजी का निर्माण करता है। कितने पूंजी का ट्रांजैक्शन, कैश का ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, इसको ये बताता है। अगला है शेयर बाजार जो होता है वह प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? जितनी भी प्रतिभूतियां होती हैं उन प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। अगला क्या है? यह सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता मतलब जो भी हमारे निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उन धन की क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्या है? जो शेयर बाजार होता है वो देश की आर्थिक प्रगति का मापक होता है। इसी से देश की अर्थव्यवस्था मापी जाती है कि हमारे देश किस स्थिति में। ठीक है, अगला यह प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करता है। जितनी भी प्रतिभूतियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है। ये तो हुआ स्कंद विपरी का कार्य। हमारा जितना भी ये लेक्चर है, छोटे छोटे ये क्वेश्चन है, टू द पॉइंट से ही लिख दे रहे हैं आप, तो समझिए कि आपको 4 नंबर मिलना। इसी तरह हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है कि उपज विपणी में हेजिंग से क्या तात्पर्य है? हेजिंग, ध्यान दीजिएगा, हेजिंग अंग्रेजी शब्द है। स्कंद विपणी में हेजिंग क्या है? इसको सुरक्षा सौदा भी कहा जाता है, सुरक्षा सौदा भी कहा जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। समझिएगा कि स्कंद हेजिंग क्या होता है। यह जोखिम को उठाने का, यह जोखिम के विरुद्ध क्या है? सुरक्षा का एक रूप है। मतलब जिसके अंतर्गत दो परस्पर विरोधी वस्तुओं का,
दो परस्पर विरोधी वस्तुओं का एक दूसरे से पूर्ति की जाती है, माने उसमें जो होने वाली जोखिम है उससे पूर्ति की जाती है। जैसे यदि कोई व्यापारी है या कोई व्यक्ति है, वह एक प्रकार के सामान बेचता है और किसी कारणवश उससे उसको हानि होती है, तो उस हानि की पूर्ति वह दूसरी प्रकार की वस्तु को बेचकर करता है, तो इस सिस्टम को हेजिंग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े का और लोहे का कारोबार करते हैं, किसी कारणवश आपके कपड़े के कारोबार से हानि हुई, नुकसान हुआ, उस पर ज़्यादा रिस्क हुआ, तो उस हानि की पूर्ति आप किससे कर रहे हैं? लोहे के व्यापार से आप कर रहे हैं। तो इस तरह की पूर्ति करना ही सुरक्षा सौदा या हेजिंग कहलाता है, ठीक ना। हेजिंग की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ये भी समझ लीजिए कि दोनों ये सौदे, कपड़ा जैसे लोहा भी एग्जाम्पल दिए, एक समय में एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कपड़ा का व्यापार से हानि हुआ तो 6 महीने बाद लोहे के उससे पूर्ति करेंगे, ऐसा नहीं। दोनों ट्रांजेक्शन एक समय में होना चाहिए। अगला, दोनों का क्रय विक्रय भी होना चाहिए, मतलब उसका खरीद बिक्री भी होना चाहिए। ठीक है भाई, देखते होंगे आजकल दुकानों पे जो दुकानदार होते हैं 4-5 आइटम लेने जाएं और यदि किसी आइटम में आप कह दिए कि भाई हम तो इतने ही में ले जाते हैं, 100 रुपये का सामान है, हम तो 90 में ले जाते हैं, वो क्या करेगा? वो 90 में आपको दे देगा। वो जानता है कि आप बहुत अच्छे कस्टमर है, तुरंत पेमेंट कर देंगे या नियमित हमारे कस्टमर बने रहेंगे, तो क्या करेगा? 10 रुपये घाटा लगा के 90 रुपये में दे देगा, लेकिन तुरंत उसकी हानि की पूर्ति दूसरे सामान में वो जोड़ देगा। दूसरे सामान में क्या करेगा? वो जोड़ देगा। अर्थात दूसरा जब प्रोडक्ट लेंगे 150 रुपये का, तो वो रहेगा 150 रुपये का, लेकिन वो 160 रुपये जो है, हो भी सकता है कि 2-3 सामानों में 55 रुपये करके जो उससे ज़्यादा ले लेगा। देखते हैं और भी किसी दुकानों पे जाते हैं, जब पार्टी वो समझ जाएगा कि तो मेरा मोटा कस्टमर है, तो क्या करेगा? आपको इज्जत से बैठाएगा, आपको चाय पिलाएगा, कुछ नाश्ता भी करा सकता है। जैसे कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स वगैरह लेने जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा? नाश्ता कराएगा। समझिए कि वो आपके ऊपर 50 रुपया 100 रुपया, आपके पास साथ 2-3 आदमी गए हैं तो 150 रुपया आपके ऊपर खर्च कर दे, कुछ मीठा भी खिलाएगा। लेकिन उसको नहीं, उस कस्टमर को तो मालूम है कि बहुत अच्छा व्यवहार है इसका, लेकिन उसकी पूर्ति क्या कर लेगा? उस कहीं ना कहीं जोड़ कर लेगा। इस तरह जब एक सौदे की हानि की पूर्ति, उसकी होने वाली जोखिम की पूर्ति दूसरे सौदे से की जाती है, तो उसी को हेजिंग या सुरक्षा सौदा कहा जाता है। क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेवाओं के विपणन से क्या आशय है? देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, सेवाओं के विपणन से क्या आशय, लिख दे रहे हैं सेवाओं का विपणन। ठीक है, सेवा माने क्या होता है? सर्विस। देखे होंगे, सर्विस का मतलब होता है कि जब किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को वस्तुओं का क्रय विक्रय न करके उन्हें सेवाएं अर्थात कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है और सुविधाओं के बदले उसका मूल्य लिया जाता है, तो इसी को सेवा विपणन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप शिमला घूमने के लिए गए, घूमने तो गए लेकिन रात में हॉल्ट कहाँ करेंगे? तो किसी होटल में जाएंगे। तो होटल मालिक आपको एक कमरा देगा रहने के लिए और उस कमरे में आप रात भर विश्राम करेंगे, उसके बदले में वो आपसे मूल्य लेगा। मतलब उसने आपको ठहरने का स्थान दिया और बदले में आपसे एक निश्चित कीमत लिया। ये क्या कहलाएगा? सेवा कहलाएगा। ठीक इसी तरह आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जा रहे हैं तो भाई कैसे पैदल लेने जाएंगे? बस ट्रक पे बस से जाएंगे, रेल से जाएंगे, एयर से जाएंगे, कैसे जाएंगे ही, या 4 व्हीलर अपना रिजर्व करके जाएंगे या पर्सनल गाड़ी उससे जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ने आपको फैसिलिटी दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और उसके बदले में आपसे जो कीमत वसूल किया, उसी को सेवा विपणन कहा जाता है। इसी तरह गोदाम से
ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशंस है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, ये सब क्या है, सेवाओं का विपणन करती है। ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे हैं, बड़े क्वेश्चन आएंगे तो पूरा डिटेल से चलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ा गया है, चलिए कोई बात नहीं। घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, घरेलू विपणन और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर, दो पार्ट में इसको कर दे रहे हैं, घरेलू विपणन और दूसरा इधर अंतर्राष्ट्रीय विपणन। ध्यान दीजिएगा, घरेलू विपणन का मतलब है कि ऐसा विपणन जो देश की सीमा के अंदर किया जाता है, माने देश के अंदर ही किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विपणन दो देशों के मध्य किया जाता है। क्या किया जाता है, दो देशों के मध्य किया जाता है। दूसरा है घरेलू विपणन में यह छोटे पैमाने पर होता है और यह क्या होता है, बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक घरेलू विपणन है, ये अपनी देश की मुद्रा में होता है, देश की मुद्रा में किया जाता है, मतलब भारत में है तो भारतीय रुपया। और अंतर्राष्ट्रीय विपणन जो है, इसका व्यापार या कारोबार विदेशी मुद्रा में किया जाता है, विदेशी मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, देशी विपणन अर्थात घरेलू विपणन के लिए इसके जो नियम होते हैं लचीले होते हैं। लचीले का मतलब है थोड़ा आसान होता है। इसका क्या है, इसका थोड़ा सा जटिल होता है। और भी बहुत सारे अंतर हैं। इसके लिए भारतीय कानून बस अपने देश के सीमा के अंदर कैसे किया जाएगा, टैक्स उसका पेड कर दीजिए, बस विपणन हो जाएगा। कोई भी कहीं भी कारोबार अपना कर सकता है, आसानी से माल ला जा सकता है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। भारत में वो कहीं भी आ जा सकता है बेधड़क, और लीगली तौर पर उस जो कारोबार कर रहा है तो अपना कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ऐसा नहीं है, उसे अंतर्राष्ट्रीय देशों के संबंधों पर भी निर्भर करना पड़ता है कि उस देश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे क्या है, हम कारोबार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ही 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां। क्या क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार में अभिनव प्रवृत्तियां। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, विदेशी व्यापार में अभिनव प्रवृत्तियां। विदेशी व्यापार में अभिनव प्रवृत्तियां। विदेशी व्यापार की क्या अभिनव प्रवृत्तियां होती हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं, ठीक ना, क्या स्टेटस उभर के आती है। जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार में पहला इसकी अभिनव प्रवृत्ति होती है कि विदेशी व्यापार की मात्रा में, विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती है। निरंतर क्या होती है, वृद्धि होती है।
दूसरा हमारा है, और अवनव प्रवृत्ति में क्या होती है, आयातों में भी वृद्धि होती है, आयातों में वृद्धि होती। जब विदेशी व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंक्रीज करेगा, दोनों आपका बढ़ेगा। निर्यात जो होती है इसमें क्या होती है, धीमी वृद्धि होती है, वृद्धि होती, क्योंकि हर देश ये चाहता है कि हम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो एक्सपोर्ट अपनी सीमा तक ही कर सकता है। और इसमें अवनव प्रवृत्तियों में क्या आता है, आयात व्यापार की संरचना में परिवर्तन होता है। यही आपकी 4 नंबर का अवनव प्रवृत्तियां हैं, 4 टॉपिक दिया गया। अब बस हमको लग रहा है लास्ट क्वेश्चन और है, एक आध क्वेश्चन और है, शॉर्ट क्वेश्चन में से आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है। लेकिन हमारा वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशल बनाया गया है जो इस साल एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, दिखाई दे रहा है सहकारी विपणन से क्या आशय है, सहकारी विपणन से क्या आशय, तो लिख दे रहे हैं सहकारी विपणन से आशय। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जितना क्वेश्चन आपको बताया है समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे। सहकारी विपणन क्या है, सहकारी का मतलब होता है कि सहकारी समिति का मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वैसे सहकारी समिति में कम से कम 10 सदस्य होते हैं, मिलकर आपसी तालमेल के द्वारा एक दूसरे के सहयोग करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन करते हैं, जिसे सहकारी समिति कहा जाता है। अर्थात अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, उन्हें सुरक्षा करने के लिए, उन्हें आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए जो विपणन किया जाता है उसे सहकारी विपणन कहा जाता है। सहकारी विपणन देखे होंगे, निम्न वर्ग, किसान वर्ग या अन्य वर्ग के लोगों को सहायता, खाद, बीज सुविधाएं सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए या राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐसी समितियां बनाई जाती हैं ताकि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अर्थात सहकारिता के उद्देश्य से जो विपणन किया जाता है तो उसे सहकारी विपणन कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। ये ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में केवल 4 नंबर वाले जो कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के फाइनेंशियल मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया में, वो क्वेश्चन आपका ये दोनों लेक्चर में ख़त्म हो गया। हम अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे जो 20 मार्क्स के होते हैं, उन्हें आपको बताया जाएगा, उसे भी कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए। जितना ये क्वेश्चन बताया गया है उसमें से समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, ये सब पिछले साल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैं इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा बने रहिए BR कॉमर्स पर, और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तब तक के लिए